चलो आ जाए। एक्सक्लूजन एंड रिप्रेशन, किसी भी चीज को दिखाना और किसी को दबाना। एज इम्पोर्टेंट एज व्हाट इज सेड, इन दोनों बातों में क्या चीज कही गई, इनफैक्ट आर मोर सेंट्रल, है ना। और यहाँ जो फैक्ट होते हैं वो ज्यादा केंद्रित होते हैं। दे पॉइंट्स टू द कॉन्टीजेंसी ऑफ अ सेंट्रल पार्ट। ठीक। एक्सक्लूजन किसी चीज का बहिष्कार, रिप्रेशन किसी का दमन। एज इम्पोर्टेंट एज व्हाट इज सेड, इस बात में ये मायने रखती है कि आप क्या कहते हो। तो ये दोनों बातें क्या कहती हैं, ये महत्व रखता है। इनफैक्ट आर मोर सेंट्रल, दे पॉइंट टू द कॉन्टीजेंसी ऑफ अ सेंट्रल पार्ट। कॉन्टीजेंसी का क्या था, हाँ, तो पॉइंट टू द कॉन्टीजेंसी ऑफ सेंट्रल, मतलब इन चीजों का अचानक से आना। एक इम्पोर्टेंट, ये बहुत बड़ी सी गुत्थी सी लग रही है, एक सेकेंड। ओके ओके, यस, देखो, किसी भी शब्द को आप बाहर करते हो या किसी भी शब्द को आप दबा देते हो, अब समझना, अब आएगा समझ में। तो यहाँ पे ये दोनों ही बातें मायने नहीं रखती। बात क्या मायने रखती है, उसका वास्तविक जो सेंट्रल कोर है ना, वो द पॉइंट टू द कॉन्टीजेंसी ऑफ अ सेंट्रल पार्ट, का वास्तविक जो है ना, वो जिस तरीके से आता है, जिस आकस्मिक तरीके से आता है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और ये अभी भी टेक्स्ट पे ही है। तो ये यही कहना चाह रहे हैं कि हम अगर किसी टेक्स्ट को पढ़ के उसको बहिष्कृत कर दें, उसको एक्सेप्ट कर लें, तो ये चीज ठीक नहीं है। या हम किसी भाषा को स्वीकार कर लें या मना कर दें, तो ये ठीक नहीं है। आगे समझ आएगा। व्हाट इज नॉट सेड प्रोवाइड्स क्लूज टू ऑथर्स रियल व्यू ऑफ पावर। सीधी सरल भाषा में कहें तो व्हाट इज नॉट सेड प्रोवाइड्स क्लू। जब हम कुछ पढ़ते हैं तो उसमें जरूरी मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई क्लू मिलेगा, मतलब ऑथर्स की रियल पावर का, क्योंकि ऑथर ने अपनी उस समय की क्षमता के हिसाब से उसने वो लिखा और उस बात में दम होगी, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हो शायद। ठीक। व्हाट इज नॉट सेड, जो नहीं कहा गया, प्रोवाइड्स क्लू, मतलब उसके लिए क्लू, वो पावर। एक सेकेंड, व्हाट इज नॉट सेड, हाँ, जो नहीं कहा गया, प्रोवाइड्स क्लू, उसके लिए क्लू प्रोवाइड करा जाते हैं टू ऑथर्स रियल व्यू ऑफ पावर, ऑथर्स की रियल पावर को दिखाने के लिए। अब आया सही। ठीक। ओके देन, मेल वेस्टर्न अथॉरिटीज, मेल की जो वेस्टर्न अथॉरिटीज थी, हैव इनकोडेड विद इन देयर वर्क, अपने वर्क को उन्होंने क्या किया, इनकोड किया। हाँ, ऐसे समझो ना कि क्या बोलते हैं, टीएस एलियट कहते हैं 5 ग्रंथों की किताब को उन्होंने 5 छोटे-छोटे पेजों में समा दिया। ये जो उनका जो वर्क है ना, द वेस्टलैंड, तो ये कहलाता है इनकोड करना, एक ही लाइन में बड़ी गहरी बात बोल देना। हाँ हाँ, थोड़े से में समझ आ, अब समझ गए, इनको कहला जाता है इनकोड करना। तो मेल वेस्टर्न अथॉरिटी हैव इनकोडेड विद इन देयर टेक्स्ट, है ना, विद इन देयर वर्क साइलेंस अबाउट वुमेन एंड अदर, मतलब उनने क्या किया, औरतों के और अदर लोगों के जो वर्क थे उनको क्या किया, दबा दिया। क्यों, ताकि कुछ खास लोगों के ही वर्क चले। हाँ, रियलाइज एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अदर विदाउट नोइंग इट, सॉरी, रेशनलाइज्ड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अदर विदाउट नोइंग, बिना दूसरों को पता चले उनके साथ उनको हाशिए पे रख देना। रेशनलाइज करना मतलब एक तरफ करके उनके साथ गलत कर देना और इग्नोर मार देना, जबकि वो लोग अच्छा लिखे थे, वाकई में अच्छा लिखे होंगे। कला किसी की मोहताज नहीं होती।
बहुत होती। ठीक, आगे बढ़े। तो यहाँ पे जैक डरीडा की जो थ्योरी थी, तो उस उनने इस थ्योरी को हम जो पढ़ रहे हैं, तो इसमें रूसो है ना, एक व्यक्ति थे, राजनीतिज्ञ थे, पढ़ा होगा रूसो, पढ़ा है ना, रूसो राजनीति में था, राजनीति में, राजनीति विज्ञान के बहुत फेमस व्यक्ति हैं। हाँ नहीं है इसीलिए, तो उसको सर्च करना तो पता चल जाएगा रूसो। तो रूसो ने डिकंस्ट्रक्शन डिकंस्ट्रक्शन पे क्या कहा, आ, उन बातों को रखा गया है, और एक बाइनरी अपोजिशन की थ्योरी थी उसको रखा गया है ना। ठीक, चलो, तो सबसे पहले हमें जरूरी ये है कि व्हाट इज बाइनरी अपोजिशन। चलो, तो जैक डरीडा से पहले स्ट्रक्चरलिस्ट थे। कौन थे? स्ट्रक्चरलिस्ट। इतनी बात समझ में आई। जैक डरीडा से पहले भाषा के बारे में जिन लोगों ने कुछ कहा, तो वो लोग सब क्या कहलाते हैं? स्ट्रक्चरलिस्ट। मतलब स्ट्रक्चरलिज्म को मान्यता देते थे वो, या उनने बोला कि भाषा धीरे धीरे बनी है, लिख के बनी है, कोई बोलता है लिख के बनी है, कोई बोलता है बोल के बनी है। कुछ ने कहा कि पहले स्पीच आई, और कुछ ने कहा कि पहले राइटिंग आई, लेकिन ज्यादातर उस समय ये माना जाता था कि स्पीच आई। स्ट्रक्चरलिस्ट क्या मानते थे कि पहले बोलना सीखा, फिर लिखना सीखा। पहली बात लॉक करके रखना, शायद ये बात आगे आए, हम तो पहले ही बता दे रहे। स्ट्रक्चरलिस्ट बोलते थे कि पहले बोलना सीखा, स्पीच, फिर लिखना सीखा। स्ट्रक्चरलिस्ट स्पीच को बहुत महत्व देते थे, कहते थे कि स्पीच से समय की बचत होती है, लिखने में समय बर्बाद होता है। स्पीच सुपीरियर है, राइटिंग इंफीरियर है। स्ट्रक्चरलिस्ट बोलते थे कि बोलने से ही सही अर्थ सामने निकल के आता है, लिखने से सही अर्थ नहीं आ पाता। हम जब सोचते हैं तो लगता है भी ये बात सही, यही तो ह्यूमन टेंडेंसी। ठीक है, चलो, तो आ, ये एक थ्योरी चलती थी, दो चीजें थी। ओके, अब थोड़ा सा इससे हटके इन्हीं लोगों ने कहा कि चीजों का जब हम जानते हैं तो वो बाइनरी अपोजिशन में चलती है। अच्छा, देखो, बाइनरी मतलब क्या होता है? बाई मतलब होता है दो, है ना, और बाइनरी मतलब होता है कि दो के सेट में। अच्छा, अपोजिशन मतलब होता है उसके विरुद्ध। चाहो तो इसका पूरे का अर्थ लिख लो। हाँ, चलो, बाइनरी अपोजिशन क्या है? कि हम किसी भी चीज को सेट में ही याद रखते हैं। हम अच्छे को भी तब, ये पहले हो चुकी है बात, हालांकि हम अच्छे को तभी महत्व देते हैं जब हमें बुरे का पता होता है। अगर आपको बुरा नहीं पता तो आप किसी को अच्छा समझ ही नहीं सकते। आपने बुरे लोगों को देखा, तब हमसे मिलोगे तो कहोगे कि ठीक है, नहीं तुम किसी बुरे से कभी मिले ही नहीं, हमसे मिलोगे तो बोर हो जाओगे। क्या कुछ, ये नहीं कह रहे कि भाई अनच्छे, लेकिन कहने का मतलब जब आप बुरे को देखोगे तो अच्छे का महत्व पता चलेगा। और इसमें आप मालूम क्या कहोगे कि अगर जो अच्छा है, इसका मतलब वो बुरा नहीं है। ठीक, एक सेब है, वो नार नहीं है, तब तो सेब है। ठीक, केला है, मतलब वो गिलकी नहीं है, भी तो वो केला है। या लौकी नहीं है, तब वो केला है। ठीक, अनीसा, अनीसा क्यों क्यों है? क्योंकि वो शिवानी नहीं है, रोशनी नहीं है, हम नहीं है। और हम क्यों है? क्योंकि हम तुम नहीं है, तो तुम नहीं है। ठीक है, अब समझे? ठीक, तो ऐसे पता चलता है। हमें जब ये पता होता है कि ये चीज ये नहीं है तो ये है, मतलब देखो, दो का जिक्र हो रहा ना, बिना दो की बात ही नहीं हो रही, और हम ऐसी चीज सीखते हैं।
कि मम्मी ये चीज अच्छी है, मतलब दूसरी हम फेंक चुके, रिजेक्ट। अगर कपड़ा पसंद कर रहे हैं तो अच्छे वालों पर उठाओ, मतलब एक फेंक चुके हैं, है ना। हाँ, 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 तो देखो ये भी सेट में चल रहा, बहुत शानदार चीज है। चलो आगे बढ़े। तो देखो इनने बोला नेचर और कल्चर। नेचर है तो जो नेचर जो है वो कल्चर नहीं है, कल्चर है तो वो नेचर नहीं है। नेचर प्रकृति है और कल्चर हम इंसानों के द्वारा बनाए हुए रूल्स रेगुलेशन। अच्छा, हेल्थ और डिसीज, स्वस्थ और बीमारी, प्योरिटी, कंटेमिनेशन, शुद्ध, दूषित, सिंप्लिसिटी, बड़ा सामान्य था, कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता। जो सिंपल है मतलब वो जटिल नहीं है, और जो जटिल है सिंपल हो ही नहीं सकता। कल ही बताई थी। हाँ, गुड, इविल, अच्छा बुरा। और ये देखो आ ही गया स्पीच और राइटिंग। ठीक है, हमने भी नहीं देखा था, लेकिन सही जा रहे हैं मतलब अपन। ठीक है, तो हाँ, और वो इनमें, चलो ठीक है। हाँ, तो हमने ये एग्जाम्पल दिया। वास्तव में ये लोग, हमें ऐसा लगता है, मतलब ये हमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन ये हमें श्योरिटी लगती है कि ये लोग नेचर को प्रेफरेंस देते थे, कल्चर को कम, हेल्थ को ज्यादा, डिसीज को कम, प्योरिटी को ज्यादा, कंटेमिनेशन को कम, सिंप्लिसिटी को ज्यादा और कॉम्प्लेक्सिटी को, और गुड को ज्यादा और इविल को। तो इनने इनको शायद सेकंड सिचुएशन पे ही रखा होगा, क्योंकि ये लास्ट वाली बात तो डन है। ये लोग इसको ही सुपीरियर मानते थे, इसको तो बोले तुम बाद में आई। हम तीन लोग थे, हम बता दे रहे हैं। हाँ, सोसोर, प्लेटो, रूशो, और एक और था, हाँ, क्या नाम है उनका, स्ट्रॉस करके थे वो, स्ट्रॉस करके, उनके नाम में एक स्ट्रॉस वर्ड भी आता है। स्ट्रक्चरलिस्ट, यस, स्ट्रक्चरलिस्ट है। चलो देखें, अब देख लें एज्यूम्ड सेंटर। तो ये जो इस स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी के लोग जो थे, इनने कुछ चीजों के सेंटर सोच के रखे थे कि नेचर इज गुड। देखो फिर वही बात सही में आ गई, इनने नेचर को ही गुड कहा कि नेचर गुड था। व्हाट ही इज रियली सेइंग, वो मतलब वो लोग वास्तव में क्या कहना चाहते थे। थीम ऑफ लॉस्ट इनोसेंस, मतलब किस थीम को ये लोग प्रेफरेंस दे रहे थे कि इनोसेंस खो गया। इनोसेंस का खोना मतलब, हाँ, हाँ, मासूमियत का खोना। नेव रोमांटिक इल्यूजन, अब नेव का हमें नहीं आ रहा, लेकिन इसका जहां तक कोई नएपन से है, तो एक नए तरीके का रोमांटिक इल्यूजन क्रिएट हो रहा था। और वेस्टर्न गिल्ट ओवर कोलोनाइजेशन, मतलब जो वेस्टर्न लोग थे उनको कोलोनाइजेशन से नफरत होने लगी थी। और ये बहुत अच्छी बात थी ये, मतलब जो लोग एक दूसरे पे कब्जा करके रखते थे ना यार, अरे जैसे आम पे अंग्रेजों ने कब्जा करके रखा था, तो लोग इस बात से नफरत करते थे कि ये गलत है यार, है ना, गलत है तो सही गलत है। चलो आगे बढ़े। रियल, हाँ, स्पष्ट वास्तविकता क्या है ये समझ ले, क्या कहना चाह रहा। सम लिटरेचर दैट रिकॉग्नाइजेस, कुछ लिटरेचर्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है, दैट हाईली मीडिएटेड नेचर ऑफ आर एक्सपीरियंस, जो अ, हमारे अनुभवों को बहुत अच्छे से बताते हैं। एंड आर प्लेफुल, आइकॉनिक, एक्सप्लिसिटी, इंटरटेक्सुअल एंड डिकंस्ट्रक्ट देमसेल्फ, मतलब ये बहुत अच्छे अनुभव, उनमें बहुत अच्छे अनुभव होते हैं, मतलब प्लेफुल होते हैं, इनको आप प्ले कर सकते हो, आइकॉनिक होते हैं, खाविशेष होते हैं, एक्सप्लिसिटी कहने का मतलब
के आइकॉनिक खास होते हैं। एक्सप्लिसिटी इंटरटेक्चुअल मतलब उनका जो टेक्स्ट का जो मीनिंग होता है वो भी स्पष्ट होता है। एंड डीकंस्ट्रक्ट और वो टूटे भी होते हैं देम सेल्फ खुद से। मे बी क्लोजर टू रियलिटी जो कि वास्तव में रियलिटी के बहुत पास होते हैं। सरल भाषा में ये समझे कि जैसे ये देखा सोल माउंटेन है ना, मतलब माउंटेन की आत्मा, एक पर्वत की आत्मा हमें समझ में आ रहा है खुद ही टूटा हुआ है, इसका मीनिंग खुद ही अलग से बटा है। ठीक है, आगे लैंग्वेज एज अ मेटाफर, भाषा एक मेटाफर के रूप में। तो हाँ, तो निजे इन्फ्लुएंस मतलब निजे का प्रभाव। कैसे ये नाम है निजे इन्फ्लुएंस। लैंग्वेज इज रेडिकली मेटाफरिकल इन नेचर, भाषा जो होती है वो मेटाफरिकल होती है। रेडिकली मतलब एकदम कड़े रूप से। एवरी आइडिया ओरिजिनेट, हर एक आइडिया उत्पन्न होता है थ्रू अ इक्वेटिंग ऑफ द अनइक्वल, मतलब जब चीजें अनइक्वल होती है ना तो उनको इक्वल करने के लिए ही आइडिया जनरेट होता है। अगर मान लो हम गरीब हैं, पैसे कमाने का आइडिया अपन तभी सोचते हैं कि जो अमीर है उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसके पास बड़ी बनाई विरासत मिलती है ना। तो एवरी आइडिया ओरिजिनेट, हर एक आइडिया ओरिजिनेट होता है थ्रू एन इक्विटिंग, बराबरी से, ऑफ द अनइक्वल, जो चीजें अनइक्वल होती हैं। मेटाफर आर एसेंशियल ग्राउंडलेस, मेटाफर जो होता है वो आवश्यक रूप से ग्राउंडलेस होता है, मतलब हवाई बातें होती हैं, है ना, चीज किसी चीज की तुलना करना वो हवाई होती है। ठीक, जैसे हम अपने आप को आइंस्टाइन बोलने लगे तो है का नहीं है, सामान्य प्राणी। ऑल अजम्पशन मस्ट बी क्वेश्चन, हर जो आप हर एक जो अनुमान लगाते हो वो उसमें क्वेश्चंस होते ही हैं। ऐसे समझ लो कि हम कहें कि भैया डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी अपने आप में पूर्ण है, फिर क्वेश्चन आएगा कैसे, उसको डेरिडा ने लिखा, तो डेरिडा सर्वगुण संपन्न है, कोई और ने भी सपोर्ट करो हुई है, तो क्या बे सर्वगुण संपन्न है, हर चीज पे क्वेश्चन उठते। ठीक, लेकिन क्या पता फिर कोई दूसरा आ जाए इससे बड़ी थ्योरी लेके, क्या है ना, ये भी पापा जी ने कला है कोई, है ना। जब स्ट्रक्चरलिस्ट को जवाब देने के लिए ये आ गए, इनसे बड़ा कोई दिग्गज भी आ सकता है, कोई भरोसा है। तो अगला है मस्ट कंसीडर वास्ट प्लूरैलिटी, अगर हम किसी चीज को पक्का और किसी चीज को हम मानते हैं तो वास्ट प्लूरैलिटी ऑफ विल्स ऑफ पावर, ये जो दिया है आखिरी बात जो है कि सत्ता की जो चाहत की जो इच्छा होती है ना, तो मस्ट कंसीडर वास्ट प्लूरैलिटी ऑफ वाइल्ड विल्स ऑफ पावर, मतलब सत्ता की जो चाह होती है ना उसकी जो बहुत बड़ी प्लूरैलिटी है, बहुत बड़ी जो उसकी वो जो क्या बोले उसको हम, उसकी पहचान है, तो ये हमें मस्ट कंसीडर्ड है, हमें जाननी ही चाहिए कि एक पावर, एक सत्ता कितनी वास्ट होती है, कितनी वास्ट से मतलब कि एक सिंहासन के लिए कितने युद्ध होते हैं, एक सिंहासन के लिए कितने ही लोग बैरिक हो जाते हैं, कितने लोग प्रयास करते हैं, और मतलब कितने ही लोग चाहते हैं कि वो भी सिंहासन पाए। भाषा में कि ये एरिया बहुत बड़ा होता है सत्ता की चाह, पर तो विश्वास नहीं करोगी, अभी जो एक प्रधानमंत्री बनना कितना कठिन होता है,
अच्छे बुरे सारे हथकंडे अपना चुका होता है वो व्यक्ति। हमें ऐसा सोच के लगता है रावण से भी खतरनाक जहरीला या बहुत पावरफुल व्यक्ति बन पाता है प्रधानमंत्री। राक्षसों का राक्षस, देवताओं का देवता, जिसके अंदर सारे गुण हो कि मतलब एक सरकार को चलाने वहां पहुंचने वाला व्यक्ति कितनी ही ढोर, कितने ही ढीठ, कितने ही दिग्गज इन सब के ऊपर बैठा हो, सोचो वो व्यक्ति कैसे पहुंचा होगा, है ना। और कितने ही लोग रोज उनको उनकी ऐसी तैसी करने के लिए प्लानिंग में रहते हैं। व्यक्ति की लाइफ कितनी खतरनाक रहती होगी। सिक्योरिटी सिक्योरिटी घंटा कुछ नहीं कर पाती। मौत कब आ जाए। हमारे इंडिया में 2 से 3 प्रधानमंत्रियों को मारा जा चुका है सिक्योरिटी होने के बाद। एक को तो सिक्योरिटी वाले ने मारा था। सोच के देखो, है ना इंटरेस्टिंग बात। जेड प्लस सिक्योरिटी देने वाला, है ना, ब्लैक कोबरा कमांडो का एक्सपर्ट, एनएसए, एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। क्या भरोसा है कब मुड़ सनक जाए। गन का मुंह तो बोड़ना ही है, तो नहीं है मरने का डर। हो गई कछु डील, क्या होगा बताओ। यही बात है, बहुत खतरनाक बात है नेता बनना। बहुत लंबी कहानी होगी, बताया नहीं जा सकता। बहुत डेंजरस, टू मच कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, नॉट सिंप्लिसिटी। हमें यूज करना पड़ेगा बार बार, तब तो हमें समझ में आएगा। चलो ठीक है, अगला देखें। व्हाट इज ट्रुथ, सच क्या है। तो निजे बोलते हैं व्हाट, क्या, देयर फॉर इज ट्रुथ, मतलब इसके अलावा और सच क्या है। अ मोबाइल आर्मी ऑफ मेटाफर, है ना, मेटोनिमस, मेटोनिमीज, हाँ, मेटोनिमाइज, ये वर्ड अजीब है। पागल हो जैसे शिवानी। शिवानी सोच रही मैं तो कब लिख करने आओ। लिख लो भैया। क्या है, लक्षणा अलंकार। कोई शब्द शक्ति। एंथ्रोप का मतलब तो मानव होता है। मॉर्फिज्म मतलब मानव के शब्दों से जुड़ा हुआ कुछ होगा, देखना। लिख लो भैया, अवतारवाद। चलो अब देख लें। व्हाट, क्या, देयरफॉर इज ट्रुथ, मतलब वास्तव में देयरफॉर मतलब कि इसके अलावा, क्या या किसके अलावा ट्रुथ क्या है। अ मोबाइल आर्मी ऑफ मेटाफर, मोबाइल आर्मी मतलब
मोबाइल मतलब होता है ऐसी चीज जो मूवेबल है, और आर्मी मतलब मोबाइल की आर्मी मत समझना। तो मेटाफर की आर्मी कहना चाह रही है। हमारे आसपास जो रहते हैं ना अलंकार घूमते रहते हैं ऐसे कह रहे, वो तो बहुत बड़ो तो रमखा है, अरे अपन तो बापों के बाप, तो समझ रहे बात है। तो शब्दों का जंजाल की बात हो रही है, मेटोनिमस। और मेटोनिमस मतलब क्या देखा था? हाँ, तो हम लोगों के जो अपन देख रहे हैं ना अपनी भाषा में, समझो कि लोगों के जो लक्षण है, लोगों की लक्षण जो है वो बहुत भिन्न होते हैं, ये हमसे कहना चाह रहा। भिन्नता हम मानवों की प्रवृत्ति है, ठीक। और इसी प्रवृत्ति में विविधता मिलती है। हल्का सा समझ रहे हैं, ऐसे कठिन है कि हम जैक डरीडा को पढ़ रहे हैं, डीकंस्ट्रक्शन को पढ़ रहे हैं, तो वो यहाँ पे निजी हमसे ये कहना चाह रहा है कि दुनिया विविधताओं से भरी है, बस दुनिया विविधताओं से भरी है, ऐसे समझना। कौन सी चीज क्या है, कैसी है, सब मूवेबल है, और हाँ बहुत जटिल है। फिर देखें एंथ्रोमॉर्फिज्म। एंथ्रोमॉर्फिज्म मतलब अवतारवाद। ट्रुथ और रिलीजन, सच जो है वो एक भ्रम है। विच वन हैज फॉरगेटन, जो भूला जाता है, दैट दे आर इल्यूजन, और उसको भूला भी जाता है, यह भी एक हाँ भ्रम है, ठीक। तो पूरी दुनिया भ्रमों से भर के पड़ी है, ऐसे समझ रहे कि आज हम तुम्हारे सामने हैं, जरूरी है कभी कब तक होंगे, तो कल में जीना एक भ्रम है। आज तुम हमारे सामने बैठी हो, कल हो ना हो तब भ्रम है, तब पता नहीं क्या हो जाए, है ना। फिर भी हम इंसान कितने मजबूत होते हैं कि अपन कितने कल्लकार हो गए। कल का कोई भरोसा नहीं, है ना, चीजों का कोई भरोसा। जीवन कितना कॉम्प्लेक्स है, टू मच कॉम्प्लेक्सिटी एग्जिस्ट, है ना, देयर इन आवर लाइफ। चलो, आई थिंक इसके बाद लास्ट स्लाइड। यस, नाउ वी हैव डन अ लॉन्ग वे फ्रॉम एरिस्टोटल, मतलब एरिस्टोटल से अभी तक का, ठीक। एरिस्टोटल से यहाँ तक, क्यों, जब प्लेटो आ सकते हैं हम तो बताया। हाँ अरस्तु, आप समझी सही। चलो, तो ट्रेडिशनल थ्योरीज, डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी। ट्रेडिशनल थ्योरीज माइमेटिक को सपोर्ट करती है, डिकंस्ट्रक्शन होता है द ऑथर इज डेड, ऑथर तो मर चुका है ना, हमें उसके वर्क पे ध्यान देना है, ठीक है। जबकि ये कॉपी पे ज्यादा जोर देते हैं। फिर ये डिडाक्टिक, डिडाक्टिक का मीनिंग याद नहीं आ रहा यार, हाँ डिडाक्टिक। एक तो द ऑथर इज डेड का मतलब ये है कि ऑथर मर चुका है, उसका वर्क जिंदा है, मतलब वो जिंदा रहेगा, है ना। अ, विश्वास भी नहीं करोगे कि हेमलेट वर्क पे इतना कुछ लिखा जा चुका है कि बात तो एक किताब ही रह गई, उससे ज्यादा तो मालूम उसके बारे में लिखा जा चुका है, कईयों ने क्रिटिसिज्म कर दिया, ठीक। और हिस्ट्री लिटरेचर बिकम प्रोसेस, इतिहास और साहित्य चलता रहता है, इंटरटेक्सुअलिटी, मीनिंग के अंदर मीनिंग आने से, है ना। द केयरफुल रीडिंग इज किंग, आप किसी चीज को सावधानी से पढ़ते हो तो वही सर्वश्रेष्ठ है, और अगर आप कुछ चीज को लतर फतर पढ़ देते हो तो मजा नहीं है। अगर किसी का ओरिजिनल टेक्स्ट है तो बहुत गहराई से पढ़ना है, हालांकि ओरिजिनल टेक्स्ट से वाणी ने तो न देखे होंगे किसी के भी, अ, उनसे ही पता चलता है। हम भेजेंगे कुछ ओरिजिनल टेक्स्ट मिलेंगे तो, है ना, और कहना है कि उसको पढ़ के देख। हाँ ठीक है, ठीक है,
बस चलन दो। चलो है ना? चलो यही इसी के साथ अपनी ये वाली स्लाइड खत्म होती है ना? और डिकंस्ट्रक्शन अपना चैप्टर खत्म।